ये हमारा एक थिक वायर है। इस वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस वायर का ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस यानी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है सपोज आर। समझ में आया? आर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक थिक वायर है और यहाँ पर हम इसका एक्सिस भी बना लेते हैं, एक्सिस ऑफ द वायर, और इसमें आई करंट पास हो रहा है। एक थिन वायर को हमने लाइन जैसा दिखाया, यहाँ पे हमने एक थिक वायर दिखाया, मोटा पानी के पाइप जैसा समझो। जैसे खेत में देखा होगा तुमने, ट्यूबवेल देखा है, ट्यूबवेल का पाइप ऐसा मोटा सा रहता है, उसको फ्रंट साइड से अगर देखो तो एक मोटा पानी का करंट बाहर निकलता है। तो वैसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कट करके बाहर करंट आ रहा है ऐसे। समझ में आया? तो इस वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कहाँ कहाँ पर? एक तो इसके एक्सिस वाले पॉइंट पे बताना है, एक यहाँ कहीं पे बताना है, यानी कि एक्सिस वाली पॉइंट और सरफेस के बीच में किसी पॉइंट पे, और एक जगह मान लो यहाँ बताना है सरफेस के बाहर वाले पॉइंट के लिए। जैसे तुम्हें याद होगा गॉस लॉ में हमने किया था, एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, उसके अंदर चार्ज है, तो अंदर वाली जगह में बताओ, सरफेस पे बताओ, सरफेस के बाहर बताओ, ऐसे था ना एक। तो वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। एक्सिस पे बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्सिस और यहाँ पे सेम ही होगा। सरफेस एक ये पॉइंट ले लिया, मान लो P1, सरफेस पर P2 और ये यहाँ पर P2, 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। एंड डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स सपोज वी आर रिप्रेजेंटिंग विद R। तो P1 के लिए, फॉर P1 R is less than capital R, for point P2 R is equal to capital R, and for point P3 R is greater than R। तो इन 3 कंडीशंस में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले हम बाहर वाले पॉइंट के लिए कर लेते हैं, इजी रहता है, जैसे गॉस लॉ में भी किया था। बाहर वाले पॉइंट के लिए बिल्कुल ऐसे आया था जैसे कि पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सिमिलर चीज हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी। जीरो नहीं होगा, देखो कितना आता है, करके देखते हैं। P3 पॉइंट के लिए अगर हमें फील्ड बताना है तो क्या करेंगे, एक ऐसा एम्पीरियन लूप बनाएंगे कि P3 इंक्लूड हो जाए उसमें। ठीक है, यानी एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना लेंगे, R के बराबर लेंगे। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द थिक वायर। तो एम्पीरियन लूप बन गया। अब हम क्या करेंगे, B.dl कैलकुलेट करेंगे। B.dl जो किया जाएगा B इंटू 2πr। कैसे आ जाएगा, ये डिस्कशन ऑलरेडी हमने अभी किया था। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आई नेट को पहचानना। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ वी विल राइट म्यू नॉट आई नेट। हाउ मच इज आई नेट? अगर हमारा P3 पॉइंट वाला हमने लूप लिया है ये, तो इस लूप के अंदर पूरे वायर का करंट आ रहा है। टोटल करंट अगर आई था तो पूरे वायर का करंट इस लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई नेट का मतलब होगा टोटल करंट, यानी कि आई। फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, आराम से B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2πr। ये बिल्कुल उतना ही आ गया जैसे थिन करंट कैरिंग वायर एक्सिस पर रखा हो। जैसे अभी हमने किया था, एक थिन वायर से A डिस्टेंस पर कितना फील्ड होगा, म्यू नॉट आई बाय 2πa। वैसे ही यहाँ पर एक थिन वायर अगर एक्सिस पर रखा होता और करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह सिर्फ इस लाइन पर होता और उससे R डिस्टेंस पे फील्ड निकालते, तो अभी जो हमने डेरिवेशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इतना ही आता। तो केस डिफरेंट है, वहाँ पे एक लाइन पे करंट था, यहाँ पे एक पूरे एरिया को कट करके करंट जा रहा है। स्टिल मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, न्यूमेरिकली सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये थिक वायर बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक पतले लाइन से करंट पास हो रहा है, और वो लाइन कहाँ है, एक्सिस पर। ठीक है, तो ये केस हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले केस से मैच करता है, सिमिलर है। अब देखो ये किसके लिए था, एट P3, यानी कि R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए था। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं P1 के लिए। एक्चुअली P1 ही जनरल केस है, P1 के लिए लेते हैं। P1 क्या है, R इज लेस देन कैपिटल R। समझ में आ रहा है?
अब ऐसा एम्पीरियन लूप हमें बनाना है कि P1 एम्पीरियन लूप के ऊपर आ जाए। ये हमारा एम्पीरियन लूप होगा इस बार। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन तो सेम रहेगी, बिकॉज बी डॉट डी एल हमने किया, फिर बी डी एल कॉस जीरो किया, फिर उसके बाद बी को कॉमन लिया, तो अल्टीमेटली बी इंटू टू पाई आर हमें मिल जाएगा। लेकिन जब हम आई नेट की वैल्यू लिखेंगे तब डिफरेंस आएगा। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। नाउ सी इन द डायग्राम, आई नेट इस बार पूरा का पूरा हमारे एम्पीरियन लूप के अंदर नहीं आ रहा है, बिकॉज हमारा एम्पीरियन लूप तो सिर्फ इतना सा है, बट करंट तो इसके बाहर से इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। ऐसे इमेजिन करो कि अगर पानी वाले पाइप को, जिसमें एक मोटा सा करंट आ रहा है, ट्यूबवेल वाला पाइप, अगर फ्रंट साइड से देखा तो सपोज इतना उसका गेज था, यानी कि इस पूरे एरिया से पानी बाहर निकल रहा है। अब तुम इसमें एक रिंग यहाँ पर रख दो, रिंग या छन्नी जिसको बोलते हैं, आटा छानने वाली छन्नी, अगर वो यहाँ रख दो, तो क्या इस छन्नी के अंदर से सारा पानी निकल रहा है? नहीं, कुछ पानी यहाँ से निकल रहा है, कुछ इधर से बाहर से निकल रहा है। बट हमें सिर्फ इस वाले से मतलब है, क्योंकि हमारा पॉइंट P1 यहाँ पर है। ठीक है, लूप के अंदर जो करंट आ रहा है हमें सिर्फ उतना चाहिए। तो कितना करंट आ रहा है कैसे पता करेंगे? टोटल करंट को एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ दिस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मान लो कि ए एरिया था, ठीक है, यानी कि I बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया करंट पर यूनिट एरिया। अब सिर्फ इस एरिया वाला करंट हमें चाहिए, तो इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? एक से 20 रुपए का है, तो 5 से कितने रुपए के होंगे? 5 इंटू 20। तो एक एरिया से, यानी यूनिट एरिया से इतना करंट जा रहा है, तो इस एरिया से कितना करंट जाएगा? इस एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। नॉर्मली, और उसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे, एरिया को नॉर्मली जो करंट कट करता है उस एरिया से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एरिया करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको तुम हायर क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। तो आई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई नेट विल बी करंट डेंसिटी इंटू एरिया ए डैश। ए डैश कौन सा एरिया है? ए डैश ये वाला एरिया है। समझ आया? तो म्यू नॉट आई कितना, आई आई इन जे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और वो एरिया कितना हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो छोटा वाला लूप है वो कितने डिस्टेंस पर बना था? स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई डिवाइड हो गया। नाउ वी गेट म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, डी डॉट डी एल इतना आ गया, और ये कैलकुलेटेड वाला था। दोनों सेम होने चाहिए, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। So from 1 and 2 here, what do we get? B into 2 pi r, 2 pi small r is equal to mu naught I small r square by capital R square. एक r की पावर डिवाइड हो जाएगी। Now we get G equal to mu naught I by 2 pi r into small r। ये आ गया, स्क्वायर है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल होगा। समझ में आया? कितना आएगा? ये आ गया। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1। सरफेस वाला अगर पॉइंट लिया P2, P2 अगर लेंगे और उसके लिए एम्पीरियन लूप बनाएंगे, तो उस एम्पीरियन लूप का रेडियस उतना ही होगा जितना इस वायर का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यानी एम्पीरियन लूप ऐसे आएगा। तो इस एम्पीरियन लूप का साइज का एरिया और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया दोनों सेम है। तो अभी जैसे पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर था, वो सब डिवाइड होकर 1 हो जाएगा।
या फिर सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि स्मॉल आर को इक्वल टू कैपिटल आर ले लो, क्योंकि इस केस के लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो डायरेक्टली स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ले लो, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, therefore b is equal to mu naught I by 2 pi r। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले से कंपेयर करो जरा। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। और आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, कितना आया था। इनसाइड पॉइंट के लिए कितना आया था, शेल के केस में 0 आया था। हाँ, बट ये शेल वाला केस से इसकी सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि अंदर वॉल्यूम से भी करंट जा रहा है। शेल वाले केस में क्या था, सिर्फ सरफेस पे चार्ज था। तो यहाँ पे अगर सिर्फ सरफेस पर करंट होता तो शेल वाले से कंपैरिजन होता। ये वॉल्यूम में करंट जा रहा है, तो इसका कंपैरिजन होगा वॉल्यूम में जब चार्ज होता है उससे। ठीक है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कंडक्टिंग मटेरियल लिया तो अंदर स्टैटिक चार्ज नहीं होगा और अंदर फील्ड 0 हो जाएगा। बट इफ द मटेरियल इज नॉन कंडक्टिंग देन चार्ज रिमेन्स इनसाइड ऑल्सो, तो अंदर भी फील्ड होता है। ठीक है, तो उस केस में आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसे आता है। ठीक है, यानी इनसाइड पॉइंट के लिए E प्रोपोर्शनल टू R होता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और सरफेस पर इतना। अब जरा कंपेयर कर लो मैग्नेटिक फील्ड वाली वैल्यूज को, तो भी तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। देखो, इनसाइड पॉइंट के लिए B प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, सरफेस वाले पॉइंट के लिए एक फिक्स वैल्यू आ रही है जैसे यहाँ पे था, और आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारा क्या आया था, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यह है आउटसाइड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड b प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। बाकी सब तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। तो b प्रोपोर्शनल टू 1/r आया, यानी आउटसाइड पॉइंट में p3 जितना दूर लेते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सरफेस पर एक फिक्स वैल्यू है, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, सब जगह सरफेस में सेम होगा। इनसाइड पॉइंट के लिए b प्रोपोर्शनल टू r है, यानी एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू होगी, बाहर जाओगे तो फिर डिक्रीज होगा। सिमिलर चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। अगर सरफेस के अंदर हैं तो E इज प्रोपोर्शनल टू R, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, सरफेस पे कांस्टेंट हो जाएगा, और बाहर जाओगे तो फिर E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि डिक्रीज होने लगेगा। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं मैग्नेटिक फील्ड के लिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया था, याद है ग्राफ कैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये ग्राफ था ऐसे, इधर E लिया हमने, तो अंदर E प्रोपोर्शनल टू R है, सरफेस वाले पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे R इक्वल टू कैपिटल R है, यहाँ E की वैल्यू क्या थी, K³ R²। और बाहर जब निकल जाते हैं, यानी कि जब R ग्रेटर देन R हो जाता है, यहाँ पे R लेस देन R है, तो E डिक्रीज होता है, बिकॉज E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, और इन साइड में E प्रोपोर्शनल टू E प्रोपोर्शनल टू R इंक्रीज होता है। ऐसा ग्राफ आया, नहीं याद आया, भूल गए। हाँ समझ में आया, याद है या नहीं। मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो जब तक हम वायर के सरफेस पर नहीं पहुंचते हैं तब तक इनसाइड के लिए क्या था, B प्रोपोर्शनल टू R आया, तो B लीनियरली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि ऐसे बढ़ेगा B प्रोपोर्शनल टू R। उसके बाद B प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ था, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ऐसे डिक्रीज होगा। ठीक है, और सरफेस पर म्यू नॉट I बाय 2 पाई R ऐसे आया।